सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे इंडिया को हम इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएं। किन किन पॉइंट्स में इंडिया जापान, कोरिया और चाइना से पीछे है। स्पेशली शिपिंग इंडस्ट्री के बारे में हम यहाँ बात करेंगे। कितने शिपयार्ड्स इंडिया की रिक्वायरमेंट है, हमारे पोर्ट्स में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या चेंजेस की ज़रूरत है, क्या क्या टेक्नोलॉजी की नीड है हमारे पोर्ट्स में। हम उसके रिगार्डिंग आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चाइना की, जो सबका फेवरेट है। आपको पता है कि वो नंबर वन है मैन्युफैक्चरिंग में, और एक्सपोर्ट भी उसका नंबर वन उस पर जाता है। कि जितने भी कंट्रीज आप पूरे वर्ल्ड में लीजिए, सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट करता है वो चाइना करता है। तो चाइना जो है आज की दुनिया में सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग हब है। वो क्यों है, क्या क्या उसके पॉइंट्स हैं, मैं आज हम इसको विस्तार से डिस्कस करेंगे। चाइना के बारे में, दक्षिण कोरिया के बारे में और इंडिया के बारे में, और क्या क्या चीज़ें हमें नीड है, स्पेशली इन शिपिंग इंडस्ट्री के बारे में। तो चीन आज दुनिया का सबसे बड़ा शिप बिल्डिंग देश है, यानी कि जो देश शिप्स बनाता है बड़े बड़े। कि आपको पता होगा कि हमें अगर ट्रेड करना है, ट्रेड तो जैसे आप रोड के वाया भी कर सकते हो, लेकिन और जो एयर के मीडियम से भी कर सकते हो, लेकिन सबसे ज़्यादा जो माल है या कहिए एक्सपोर्ट होता है वो जनरली शिप्स के थ्रू होता है, यानी कि सी के थ्रू होता है। तो उसके लिए आपको चाहिए बहुत सारे शिप्स, और शिप्स बनाने के लिए आपको, मतलब शिप बिल्डिंग के लिए आप शिप यार्ड्स होने चाहिए आपके पास शिप बिल्डिंग के लिए। तो नंबर वन देश जो है अभी राइट नाउ वो है चाइना है। पूरी दुनिया का लगभग 50% से ज़्यादा जहाज जो है वो वहीं बनते हैं, चाइना में बनते हैं। ठीक है। और सरकार जो चाइना की जो सरकार है वो शिपिंग कंपनियों को भारी सब्सिडी देती है और आसान लोन भी प्रोवाइड करती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो शिप्स है वो मैन्युफैक्चर हो वहाँ पे चाइना में। जितना ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग, जितने ज़्यादा चाइना के शिप्स होंगे, उतना ही ज़्यादा उनका जो मटेरियल है वो एक्सपोर्ट होगा। एक्सपोर्ट होगा तो जो लॉजिस्टिक जो है, जो लॉजिस्टिक मतलब जो हम सामान एक्सपोर्ट करते हैं उसका जो कॉस्ट है वो भी कम होगा। अब क्या है कि क्यों मतलब इतना आगे है चाइना, स्पेशली एक तो उनके जो पोर्ट है वो बहुत आधुनिक है, लेटेस्ट है टेक्नोलॉजी वाइज। और दूसरा जो है, ये जो पोर्ट्स हैं वो क्या करते हैं, उन्हें ग्लोबल सप्लाई चेन से उन्हें जोड़ते हैं। ठीक है। तो इस दुनिया अभी राइट नाउ जो है पूरे वर्ल्ड में चीन सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है अपने प्रोडक्ट्स को पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब आता है कि आप देखिए, एक छोटा सा देश है साउथ कोरिया, और इवन जापान भी। तो ये दोनों कंट्रीज बेसिकली इनके पास सबसे ज़्यादा हाईटेक शिप्स ये बनाते हैं, बड़े अच्छे लेटेस्ट उनके पास शिपयार्ड्स हैं वहाँ पे। और जैसे साउथ कोरिया में हुंडई, डेवो एंड सैमसंग जैसी दुनिया की सबसे बड़ी शिपयार्ड यहीं पे हैं। यानी कि सबसे जो बड़े लेवल की जो शिपयार्ड्स हैं वो आपको साउथ कोरिया में देखने को मिलेंगे। और कोरिया हाईटेक जहाज बनाता है, चाइना भी जहाज बनाता है, चाइना थोड़े से कॉस्ट इफेक्टिव जहाज बनाता है, लेकिन जो जापान और साउथ कोरिया है वो जनरली हाईटेक जहाज बनाते हैं। जो एलएनजी कैरियर्स हैं या डिफेंस शिप्स हैं उसमें बनाने में वो नंबर वन है। अब जो इनका तीसरा पॉइंट है कि जो साउथ कोरिया है जनरली वो आर एन डी पर भारी निवेश करता है। कि वो जो अलग अलग तरह के जो शिप्स बनते हैं उन पे वो भारी निवेश करता है, स्पेशली उनकी जो इंजन है उनके लिए। क्योंकि एक शिप का जो दिल होता है वो उसका इंजन होता है, और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से सारे के सारे शिप्स जो होते हैं वो वेल इक्विप्ड होते हैं। तो कि कोरिया जो है शिपिंग सेक्टर में उसकी जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा बन चुका है। जो शिपिंग सेक्टर है ना, वो उसकी जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा है साउथ कोरिया की। अब आता है कि भारत के पास क्या चीज़ें हैं जो औरों के पास नहीं है। अब सबसे पहले तो हम बताएंगे कि जहाज निर्माण यानी शिप्स मैन्युफैक्चर करने में भारत का कितना हिस्सा है पूरे वर्ल्ड में। 1% से भी कम का है। और हमारे पास 7,500 किलोमीटर से भी ज़्यादा जो हमारा जो समुद्री तट है, यानी कि जो कोस्ट लाइन है जो भारत के पास वो 7,500 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। लेकिन हमारे पास ना तो अच्छे लेटेस्ट पोर्ट हैं, और ना ही शिप यार्ड्स हैं, यानी कि जो शिप जहाँ मैन्युफैक्चर होते हैं, बनते हैं या असेंबल्ड होते हैं वो नहीं है। और अगर हमारे कोई जहाँ, हमें जनरली फॉरेन कंट्री के शिप्स पे निर्भर रहना पड़ता है अपने मटेरियल को एक्सपोर्ट करने के लिए। और इसकी वजह से क्या होता है कि जो लॉजिस्टिक कॉस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और दूसरी प्रॉब्लम जो इंडिया में अभी, जैसे हमारे पास इतना बड़ा कोस्ट लाइन है, स्टिल इंडिया में जो कनेक्टिविटी है वो अभी थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव होने लगी है, पर इतना भी इम्प्रूवमेंट नहीं है। अब आता है कि सरकार ने जो अभी राइट नाउ जो इन्वेस्टमेंट दी है, जैसे एक सागरमाला प्रोजेक्ट आपने नाम सुना ही होगा, मेक इन इंडिया के तहत जैसे कई योजनाएं सरकार ने इनिशिएट की है कि ताकि इंडिया भी आगे फ्यूचर में चल के एक बड़ी मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभरे। और उसके लिए हमें शिपयार्ड्स की बहुत ज़रूरत है, और जो लेटेस्ट पोर्ट्स हैं
उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और जो हाईली ट्रेन्ड जो वर्कफोर्स चाहिए होती है उसकी बहुत नीड है। अब जो इंडिया के लिए जो मेन चुनौतियाँ हैं या डिफ़िकल्टीज़ आप कहिए, वो है सबसे पहले तो कम निवेश। इस मतलब इस एरिया में इन्वेस्टमेंट तो बिल्कुल कम ही है। दूसरा क्या है, टेक्नोलॉजी की बहुत भारी कमी है कि इंडिया शिप तो बना ले, लेकिन उसके लिए उनको इंजन चाहिए, और इंजन के लिए उनको जो भारत की टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करना पड़ेगा, बाहर से उन्हें इंजन मंगाना पड़ता है। और जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है, आपको पता ही कि इंडिया में बहुत हाई है। और वो क्यों हाई है? क्योंकि पोर्ट भी हमारे इतने अच्छे नहीं है, ना ही हमारे पास खुद के शिप्स हैं। इसकी वजह से जब शिप्स नहीं है हमारे पास, तो सबसे ज़्यादा मतलब उसका जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो भी लगेगा। अब आता है कि अब भारत में क्या हो रहा है कि निवेश बढ़ रहा है, आगे से आगे मतलब इन्वेस्टमेंट हो रही है और सरकार पूरा इंटरेस्ट ले रही है। अब हम बात करते हैं कि जो इंडिया है वो कहाँ-कहाँ पीछे रह गया एज़ कम्पेयर टू चाइना, जापान, साउथ कोरिया, अगर आप देखा जाए तो कहाँ-कहाँ, किन-किन पॉइंट्स में पीछे रह गया है। तो जैसे सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं वो है मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया में मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है शिप्स के लिए। जैसे चीन, जापान और कोरिया में क्या है, ऑटोमेटेड और हाईटेक पोर्ट्स हैं। जो उनकी क्रेन होती है ना वो ऑटोमेटिक है, ठीक है? उसमें मतलब उसमें ह्यूमन बीइंग का कोई इंटरफेरेंस नहीं है इतना, और हाईटेक पोर्ट्स हैं। और इंडिया में क्या है, ज़्यादातर पोर्ट्स पे क्या अभी मैनुअल और पुराने तरीके से काम हो रहा है, क्योंकि इंडिया ने कभी सोचा ही नहीं ना कि इस सेक्टर में भी कुछ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ये भी एक इंटीग्रल पार्ट हो सकता है हमारी जीडीपी का। अब आता है कि जो टर्न अराउंड जो टाइम होता है, यानी कि जहाज के ठहरने का टाइम, अगर आप चीन में जाएँगे तो 24 से 36 घंटे के अंदर-अंदर ही, या कहीं साउथ कोरिया जाइए, जापान जाइए, जो शिप्स हैं वो 24 से 36 घंटे के अंदर अपना सामान उतारते और चढ़ाते और चले जाते हैं। तो उससे क्या होता है, जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो कम होता है, क्योंकि जहाज ज़्यादा देर के लिए ठहरता नहीं है पोर्ट के ऊपर। अब इंडिया में क्या है कि एक जहाज को अपना सामान उतारने में और चढ़ाने में ही 3 से 5 दिन लग जाते हैं। इसकी वजह से लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ जाता है। अब आता है कि पुअर कनेक्टिविटी, जैसे चीन, कोरिया और जापान में क्या है कि जो उनके पोर्ट्स हैं वो कनेक्टेड है हाईवे से, और साथ में रेल से भी कनेक्टेड, और जो इनलैंड उनके जो वाटरवे हैं उनसे भी वो जुड़े हुए हैं। और यहीं इंडिया में क्या है कि जो कनेक्टिविटी अभी कमज़ोर है, ट्रांसपोर्ट थोड़ा महँगा है इंडिया में। और अभी राइट नाउ इंडियन गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है कि जो कनेक्टिविटी है वो काफ़ी इम्प्रूव की जाए, अगर इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है। उस हब को बनने के लिए आपको अच्छा एक्सपोर्ट चाहिए, एक्सपोर्ट के लिए आपको कोई भी मटेरियल बाहर भेजना है तो आपको अच्छे शिप्स चाहिए। अच्छे शिप्स चाहिए तो आपको पोर्ट्स चाहिए तो शिपयार्ड्स चाहिए। और आप आगे देखते हैं कि उसके आगे नेक्स्ट पॉइंट क्या कहेंगे कि पुअर कनेक्टिविटी हो गया, बस शिप बिल्डिंग एंड रिपेयर फैसिलिटीज़। चीन, जापान और कोरिया में बड़े-बड़े शिपयार्ड्स हैं जहाँ, और रिपेयर की सुविधाएँ इन शिपयार्ड्स में। ये इन शिपयार्ड्स में अपने अच्छे हाईटेक जो शिप्स हैं उनको मैन्युफैक्चर करते हैं, और जबकि इंडिया के और रिपेयर भी करते हैं, और इंडिया में इसकी बहुत ही लिमिटेड वे में होता है। हमारे पास है ही नहीं ऐसा, मतलब बहुत लिमिटेड में है कि हम, हमारे जो जहाज़ खराब भी हो जाते हैं, जो हैं हमारे पास, उनको रिपेयर करने की फैसिलिटी भी बहुत कम है। अब आता है कि कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी जो है, आपने चाइना का शंघाई पोर्ट का नाम सुना होगा। इंडिया का ऑल ओवर जितने भी पोर्ट्स हैं, वो अकेला शंघाई पोर्ट्स में इतनी कैपेबिलिटी, इतनी कैपेसिटी, वो अकेला इतना ज़्यादा सामान सँभाल लेता है, ठीक है? और जापान और कोरिया भी कंटेनर और एलएनजी टर्मिनल से आगे हैं, मतलब अगर देखा जाए तो इंडिया में अभी इतना नहीं है, लेकिन इंडिया भी पूरी कोशिश कर रहा है। अब आता है ग्लोबल इंटीग्रेशंस क्या है। चीन ने, आपने बहुत चर्चा में सुना होगा, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, और ग्लोबल ट्रेड रूट से जुड़ा हुआ है चीन। अब आता है भारत में, अभी क्या है, केवल साउथ एशिया में ही भारत अभी सक्रिय है अगर आप देखेंगे। तो अब आता है कि आपने देखा होगा कि जब हम ट्रेड करते हैं, ट्रेड के लिए अभी राइट नाउ इंडिया का दबदबा कहाँ पे, इंडियन ओशन में है, और चीन का कहाँ पे है, साउथ चाइना सी में है। और कहीं न कहीं देखिए कि ट्रेड का एक माध्यम तो है ही समुद्र, क्योंकि आप देखिए कि पानी जो है वो 70% है पूरे अर्थ पे। तो जो बिज़नेस है राइट नाउ, जो आसान तरीका बिज़नेस करने का, एक कंट्री से दूसरे कंट्री पहुँचने का, वो एक पानी का ही मीडियम है। क्योंकि आप लैंड से तो जाएँगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, हर एक कंट्रीज़ की अपनी प्रॉब्लम्स है, इनके अपने बॉर्डर इश्यूज़ हैं। तो सबसे आसान तरीका होता है पोर्ट, और पोर्ट के लिए आपके पास लेटेस्ट पोर्ट होने चाहिए, लेटेस्ट जहाज़ होने चाहिए। इनसे ही हम अच्छा एक्सपोर्ट कर पाएँगे और सस्ता एक्सपोर्ट कर पाएँगे। अब आपने देखा होगा साउथ चाइना सी में नेशनल जो जनरली क्या होता है, समुंदर क्या होता है, एक सिक्योरिटी का भी पॉइंट होता है, और इंडिया का जो इंडियन नेवी का जो दबदबा वो इंडियन ओशन में है, सेम वैसे ही साउथ चाइना सी में चाइना का दबदबा है। आए दिन मतलब चाइना की आप एक्टिविटी सुनते ही होंगे, साउथ चाइना सी में होती ही रहती हैं। और जो समुंदर में जिसका सबसे ज़्यादा दबदबा होगा, वही जो ग्लोबल सप्लाई चेन है, उस पे उसका दबदबा होगा।
तो आपने देखा होगा कि चीन ने इस चीज़ को बहुत पहले ही भाँप लिया था, तो वो इस चीज़ में हमसे बहुत आगे है। तो इंडिया को जो अभी बड़े पैना मतलब अब इंडिया अब आगे क्या करना चाहिए ऐसा इंडिया कि इंडिया भी एक तरीके से आने वाले 10, 15, 20 साल में एक बड़ी मैन्युफैक्चरिंग हब बन के उभरे। अगर उसे इंटरनेशनल लेवल पे बनना है और अच्छा एक्सपोर्ट करना है, तो उसके लिए क्या-क्या करना चाहिए? तो इंडिया को सबसे पहले क्या बड़े पैमाने पर जो हमें पोर्ट्स बनाने चाहिए। शिपयार्ड्स होने चाहिए हमारे पास, उसमें निवेश करना चाहिए। इंडियन गवर्नमेंट को मतलब उसमें इनिशिएट करना चाहिए, मेक इन इंडिया के तहत कहिए या फिर बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स को या जो हमारे इंडिया में इन्वेस्टर्स हैं, उनको इनिशिएशन देनी चाहिए, जो मतलब अलग-अलग स्कीम्स जो पीले स्कीम्स दी जाती हैं या फिर आसान तरीके से लोन कहिए वो दें सरकार या सरकार थोड़ी इन्वेस्टमेंट करे। तो इसमें एक क्रांति आ सकती है इस सेक्टर में। अब आते हैं विदेशी कंपनियां जो होती हैं इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के ये कंपनियां करते हैं उनको आकर्षित करने के लिए हमें टैक्स में छूट देनी चाहिए इंडियन गवर्नमेंट को सब्सिडीज देनी चाहिए क्योंकि आपने देखा होगा चाइना भी जो अपने इन्वेस्टर्स हैं उनको भारी मात्रा में लोन भी देता है और सब्सिडी भी देता है इसीलिए वहाँ पे इतनी इन्वेस्टमेंट इतने लेटेस्ट पोर्ट्स हैं और जो लेटेस्ट जो शिप्स हैं और स्पेशली इनकी वजह से ही जो इनका जो एक्सपोर्ट होता है या जो मटेरियल है इनके जो मार्केट में जब जाते हैं ग्लोबल मार्केट में इतने सस्ते होते हैं क्योंकि लॉजिस्टिक कॉस्ट कम है और इंडिया में इस यही चीज़ बहुत महंगी हो जाती है तो हमें सबसे पहले जो अपना अगर अपना प्रोडक्ट वर्ल्ड मार्केट में अवेलेबल कराना वो भी चीप रेट में कराना है तो हमें सबसे मेन चीज़ है हमें हमारी शिपिंग इंडस्ट्री पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा इसके बाद आता है ग्रीन शिपिंग और हाईटेक जहाज़ों पर R&D के लिए भी इंडियन गवर्नमेंट को काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी और इन्वेस्ट करना पड़ेगा ताकि हमारे पास लेटेस्ट इंजन्स हों और जो हमारे जो जहाज़ है वो हाईटेक हो अब आता है कि जो दूसरा जो चौथा पॉइंट है वो है लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करना चाहिए ताकि एक्सपोर्ट सस्ता हो और चीन और कोरिया की तरह ग्लोबल सप्लाई चेन से जुड़ना चाहिए जैसे चीन ने जो ट्रेड रूट है वाटर वाला तो पूरा ही उसका अच्छा स्ट्रांग है ही लेकिन उसने अलग अलग कंट्रीज में बहुत अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर रखा है आपने जैसे श्रीलंका में उन्होंने एक पोर्ट लिया था और जैसे इंडिया ने भी बनाया है पोर्ट ईरान में लेकिन एक अच्छी कनेक्टिविटी के लिए उन्होंने रोड के थ्रू भी कनेक्ट करना चाहा बहुत सारे कंट्रीज के थ्रू ताकि उनके प्रोडक्ट वर्ल्ड मार्केट में पहुंचे आसानी से और जो वाटर रूट है उसके थ्रू भी अब आता है कि सरकार ने अभी इंडियन गवर्नमेंट राइट नाउ क्या कर रही है उसके बारे में भी हम थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं डिटेल तो नहीं तो फ्यू कुछ पॉइंट्स हैं तो अभी क्या इंडियन गवर्नमेंट ने भारी मात्रा में जो मैरीन टाइम डेवलपमेंट फंड दिया है लगभग 70,000 करोड़ का इंडियन गवर्नमेंट ने तो अभी इसमें जो कुछ डिटेल है जैसे मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड है 25,000 करोड़ का इंडियन ने गवर्नमेंट ने दिया है जैसे सागरमाला प्रोजेक्ट है उसमें 2.9 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट है उत्तर पूर्व जल मार्ग में 5,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर में इंडियन गवर्नमेंट जो है वो एक 1.6 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट कर रही है और जो मैरीटाइम रीजन है 2047 तक उसमें इंडिया 20 से 80 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट का टारगेट लेके चल रही है ताकि इंडिया के जो पास जो है लेटेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हो और सारी चीज़ें अच्छे से चले अभी ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो गया जो स्टेट गवर्नमेंट्स है उनकी भी इन्वेस्टमेंट जैसे 49% जो इन्वेस्टमेंट रहेगी वो रहेगी इन मैरीटाइम डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट जो होगी वो उसमें क्या होगा कि 49% तो हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगी और 51% जो स्टेट गवर्नमेंट प्लस जो इन्वेस्टर्स है प्राइवेट इन्वेस्टर्स है उनकी इन्वेस्टमेंट रहेगी जैसे गुजरात सरकार ने 1.5 लाख करोड़ का जो है इन्वेस्टमेंट किया है आंध्र प्रदेश में 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है गवर्नमेंट ने एक ताजपुर पोर्ट है जो पश्चिम बंगाल में है वहाँ पे 25,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया राज्य सरकार ने यानी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने और प्राइवेट जो प्लेयर्स हैं उन्होंने एक वदावन पोर्ट है महाराष्ट्र में वहाँ पे 38,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट हुआ है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है और पीपीपी मॉडल्स के थ्रू हुआ है तो देखा जाए तो केंद्र सरकार ने 60 से 70% इन्वेस्टमेंट किया है और जो राज्य सरकार है वो 30 से 40% निवेश अभी कर रही हैं और ताकि ये जो इन्वेस्टमेंट और फर्दर आगे बढ़े और इसमें जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो आगे आए और हमें चाहिए कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो हो इसमें ताकि जो हमारी पोर्ट और जो शिपिंग इंडस्ट्री है वो उभर के आए सामने लेटेस्ट हमारे पास पोर्ट्स होने चाहिए और उनकी जो कनेक्टिविटी है पूरे इंडिया में
अंदर भी जैसे कोई सामान आता है पोर्ट पे उतरता है, तो जैसे ट्रेन्स का जो होता है रेल मार्ग पूरा वेल कनेक्टेड होना चाहिए पोर्ट से, या फिर जो हमारा रोड है वो वाला कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए। और इनलैंड रूट जैसे रिवर्स के थ्रू अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में पहुंचे, वो भी अच्छा कनेक्टिविटी हमें चाहिए इंडिया में राइट नाउ, ताकि हमारा सामान जो जहाँ बनता है, जिस जिस स्टेट से बनता है, तो आसानी से वो पोर्ट पे पहुंचे, पोर्ट से आसानी से शिप में अच्छे शिप्स होंगे और फटाफट सामान लोड होगा, तो आज जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो भी कम होगा। और अब देखिए कि इसका जो मेन चीज़ है, अगर भारत सही रणनीति अपनाता है और पोर्ट्स को मॉडर्न बनाएगा, और जब बनाता है और शिपिंग इंडस्ट्री पर जो मतलब इंडिया का मैक्सिमम फोकस रहे अभी राइट नाउ, तो आने वाले मतलब 15 से 20 साल मिनिमम लगा लीजिए, 15 से 20 साल में भारत एक इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरिंग हब बन के मतलब उभर सकता है, और जो एक शिपिंग पावर बन के उभर सकता है। अगर ये मानिए कि अगर चाइना, जापान और कोरिया के कंपैरिजन में, दो तो बहुत ही छोटे कंट्रीज हैं, लेकिन उनने भी इतना हाई डेवलपमेंट कर लिया है, तो इंडिया भी 1% से भी कम है, और हमें बनना है वर्ल्ड की पावर। तो उसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और इंडिया चाहे तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो फ्रेंड्स, आपको ये मेरा टॉपिक कैसा लगा रिगार्डिंग द शिपिंग इंडस्ट्री के बारे में, कि हमें आगे क्या क्या अभी इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरिंग, अगर हमें सुपर पावर बनना है, कुछ अच्छा बनना है, तो हमें उसके लिए क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट हो सकती है। अभी राइट नाउ इंडिया का जो एक्सपोर्ट है, अभी जब डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाया है, तो हमें लगा था कि एक्सपोर्ट घट जाएगा, लेकिन अभी जो एक्सपोर्ट है वो 7 या 7.5% बढ़ गया है। एक्सपोर्ट बढ़ के आया है इंडिया का। तो जो ट्रेड डेफिसिट है वो भी कम हुआ है। तो अगर देखा जाए तो इंडिया का अभी राइट नाउ एक गोल्डन टाइम चल रहा है, और इस टाइम में इंडिया को ज़रूरत है कि जो उनके वीक पॉइंट हैं एक्सपोर्ट में स्पेशली, उनको उन्हें सुधारना पड़ेगा, और गवर्नमेंट को बड़े से बड़े लेवल की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, और फॉरेन प्लेयर्स को भी इनवाइट करना पड़ेगा, ताकि हम जो इंटरनेशनल मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाए हमारे प्रोडक्ट्स इसके लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो, ये टॉपिक अच्छा लगा, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।